हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग यूपीएससी का कर रहे हैं प्रिपरेशन में। हम लोग कितने दूर पहुंचे हैं पीवाईक्यू के सेशन में। पीवाईक्यू के सेशन में हम लोग पहुंच गए हैं 2023 तक, है ना। 2023 इस साल हम लोग 2000 इस बार 2023 में हम लोग का क्या क्वेश्चन आया था वो देखेंगे, ठीक है। आप लिख लीजिए 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स में प्राचीन भारत, है ना। आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्राचीन भारत पीवाईक्यू यूपीएससी ऐसा करके, ठीक है। फर्स्ट वीडियो रहेगा सिलेबस का। सिलेबस देखिए डिटेल वाइज, है ना गाइस। फर्स्ट वीडियो सिलेबस का है, उसको आप देखिए डिटेल वाइज कि क्या क्या है, फिर रिलेट करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न समझिए कि लेटेस्ट पैटर्न कैसा आ रहा है, पहले क्या पैटर्न था, और क्या क्या टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको सब देखना है। 1995 से आपको देखना है, कहाँ से देखना है, 1995 से ऑल। और आपका क्या होना चाहिए, नोट्स में आपका तैयार होना चाहिए। बात समझ रहे गाइस। और मैं एक बात फिर से आपको बता रहा हूँ कि इस साल कितना क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पर इस साल 5 क्वेश्चन आया है। कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। मैंने बताया ऑन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप 5 क्वेश्चन में नहीं, 4-5 क्वेश्चन एवरेज में लीजिए, देखिए दिमाग में रखिए कि इतना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पैटर्न को समझिए कि कैसा पैटर्न पूछ रहा है। पीटी में है ना, प्रीलिम्स का हम लोग देख रहे हैं। इस तरह हम लोग मेंस का देखेंगे। हम लोग ऑप्शनल में जो मैंने बताया कि ऑप्शनल हिंदी और इसका हिस्ट्री में आपको मैं करा दूंगा। और चीजें है ना कि जीएस का और भी सब्जेक्ट्स, वो मैं सारे प्लेलिस्ट आपको लाता रहूंगा। प्लेलिस्ट कैसे चलेगा, आपका नोट्स भी आएगा, आपका एनसीईआरटी चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। एनसीईआरटी कैसे, चैप्टर 1 कंप्लीट होगा तो उसका टेस्ट आप दीजिएगा। इस तरह करके प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग का ऑन एवरेज डेली कितना स्टडी हो पा रहा है, ठीक है। ये सब मायने रखते हैं, ठीक है। कितना स्टडी हो पा रहा है एवरेज में, कितना, 5 घंटे, 4 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, है ना, 18 घंटे, कितने घंटे आपका पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कम पढ़ पा रहे हैं तो उसका रीजन भी आप बगल में लिखिएगा। जैसे कि एज ए आप कहीं काम भी कर रहे हैं, साथ में वर्क कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं डेली, लेकिन पढ़ रहे कंटिन्यू, तो आपको रखना होगा, ठीक है। कंटिन्यू आपको रखना होगा। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो रीजन लिखिए कि क्यों 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप और कैसे बढ़ाएंगे ये भी लिखिए साथ में, है ना। 18 घंटे पढ़ रहे हैं तो इतना आप कब से पढ़ रहे हैं ये भी आप लिखिए, ठीक है गाइस। आइए हम लोग आगे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में, कहाँ पे, प्राचीन दक्षिण भारत, ठीक है। ये देखिए दक्षिण भारत के संदर्भ में, दक्षिण भारत है ना। कोरकई, पुम पुहार, है ना, पुम पुहार, है ना, और मुचिरी किस रूप में सुव्याख्यात था। तो ये क्या थे, ये बताइए। कोरकई क्या थे, पुम पुहार क्या थे, और मुचिरी क्या थे, इसके बारे में आपको बताना है। कि ये राजधानी नगर थे दक्षिण भारत में प्राचीन इतिहास के संदर्भ में, कि ये राजधानी नगर थे, या ये पतन थे, या फिर लोहे और इस्पात निर्माण के केंद्र थे, या जैन तीर्थंकरों के चैत्य थे। अब बताइए इसमें से क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था पीछे वाले पीवाईक्यू आपने देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देख रखे हैं तो उसको देखिए, क्योंकि उससे देखिए आपको मैंने बताया था कि पतन के बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल पूछ रहा है, ठीक है। राजधानी नगर जितने भी हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि कौन सा सभ्यता में, कौन से टाइम पीरियड में उस वक्त राजनीति नगर कौन कौन थे, पतन कौन कौन थे, ऐसा मैंने बताया था, लिख लें आप, है ना। जैसे कुछ कुछ चीजें, जैसे जैन तीर्थंकर के चैत्य कहाँ कहाँ पे हैं, बौद्ध के कहाँ कहाँ पे हैं, है ना। लौह इस्पात और निर्माण केंद्र कहाँ पे है, मतलब कि कुछ चीजों का निर्माण हो रहा है तो वो कहाँ पे, आपको एक लिस्ट बना लेना है अपने से, ये खुद करना है आपको, ठीक है। हालांकि मैं बताते रहूंगा तो उसको क्या करिए, आप नोट्स में आप अपना मेक करते रहिए। आप कहीं पे पेज में लिख के रखिए अपने नोट्स में राजधानी नगर, है ना, और उसमें आप टाइम पीरियड और फिर राजधानी लिखते चलिए। पतन, है ना, गूगल का इस्तेमाल करिए, नहीं तो वीडियोस मेरे देखिए, उसमें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कि ये जो 3 नाम है यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहे हैं, एक नाम, 2 नाम और तीसरा नाम यहाँ पे, मुचिरी, क्या क्या है, मुचिरी, और एक मिनट देखिएगा, एक मिनट, मुचिरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुचिरी, कोरकई, और पुहार, है ना, पुम पुहार, ये सब क्या है, ये सब है आपका पतन है, दक्षिण भारत के पतन है। ये क्या है, ऑप्शन बी पतन, ठीक है। पूरा पहला का बी हो गया आपका पतन। यहाँ देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कोरकई, है ना, कोरकई के बारे में आप सुनिए, लिखिए, नोट डाउन करिए, आप नोट्स में आप मेक करिए, ठीक है, कि कोरकई के बारे में। यहाँ देखिए कोरकई, ठीक है। कोरकई बंगाल की खाड़ी के तट पर थिमिरा बरानी नदी, थिमरा बरानी, है ना, थिमिरा बरानी नदी के मुहाने के समीप पांड्यों का पतन था। तो आप क्या करिए, यहाँ पर पांड्य, यहाँ पे ये लिख लीजिए कि ये पतन है। देखिए एक मिनट, ये पतन पतन है, और क्या है, पांड्यों का पतन था, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, ठीक है। नदी का नाम अगर लिख पाए तो भी लिख लीजिए, ठीक है। ये सब छोटा छोटा में आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। इस पतन के समीप गंगा घाटी
के आसपास प्राचीन रोमन सभ्यताओं के साथ विकसित व्यापार प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ है कि रोमन सभ्यताओं से जो व्यापार होता था, पतन आप समझते हैं, जहाँ पे नाव वगैरह रहते हैं और यहाँ से फिर हम लोग जाते हैं दूसरे देशों के साथ संबंध बनाते हैं अपने व्यापार वगैरह, तो रोमन सभ्यताओं से आपका संबंध था। ठीक है, ये पता चला है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी, ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो ये एक मिनट इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, है ना, ये कब लिखा गया है? प्रथम सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, प्रथम ईस्वी, है ना, प्रथम शताब्दी, है ना, है ना, नामक पुस्तक तमिलनाडु में, देखिए नामक पुस्तक में तमिलनाडु के अन्य पत्तनों के साक्ष्य के साथ कोई कोरकई का भी उल्लेख है ना, कि कोरकई का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इस पुस्तक में कोरकई का उल्लेख मिलता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला आप एनसीईआरटी से है। आगे चलिए, पुम पुहार, पुम पुहार क्या है ना, देखिए 80% तक तो एनसीईआरटी से आ ही जाते हैं। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं, कुछ कुछ बेसिक चीजें और थोड़ा अपना बौद्धिक क्षमता लगा के, और 10% ऐसा होता है कि किसी से नहीं बन रहा है वो। ठीक है, 10-20%, और 5% या फिर इसमें 20% में बने, 10-15% बने, और 5% में क्या होता है, न्यू आ जाता है कभी कभी। ठीक है, कुछ न्यू आ गया मान लीजिए, चांस रहता है कि आ सकता है 1-2% का चांस, तो वो आप लेके चलिए। यहाँ ये अगर आपसे उस साल नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा, है नहीं, समझ रहे हैं ये चीजें। यहाँ देखिए, पुमपुहार, पुमपुहार क्या है? पुमपुहार देखिए, पुमपुहार तमिलनाडु के मलियादुत्रई, मलिया माल माइलादुत्रई और माइलादुत्रई जिले, या कुछ भी नाम है, इन तीनों में से कोई एक। माली मुख्य रूप से ये नाम लेते हैं इसको, माली माइलादुत्रई, माइलादुत्रई जिले जो है का एक कस्बा है। ये आपको जानना नहीं, आपको सिर्फ ये जानना है कि तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, बस, और कस्बा है एक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध प्राचीन पतन नगर था, जिसे कावेरी पूमपट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है ना, पूम है ना, कावेरी पूमपट्टिनम, ठीक है, के नाम से जाना जाता था, जो कुछ समय से के लिए तमिकम के प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी थी। तो क्या क्या चोल राजाओं की भी राजधानी बनी थी ये। तो आप कहाँ क्या कर रहे हैं, पुमपुहवा, यहाँ देखिए पुमपुहार लिखें, और साथ में आप यहाँ पर ये सब लिखते चले कि तमिलनाडु से संबंधित है, कस्बा है। ठीक है, आपका पतन नगर था ये। ठीक है, ये लिख लीजिए। इसका इसका नाम क्या है, कावेरी पुमपट्टिनम, है ना, पुमपट्टिनम, ये भी इसका नाम है। और साथ में आप लिखते चलिए ब्रैकेट में, आप ये सब इस तरह करके चलिए। और चोल राजाओं की राजधानी भी थी एक टाइम। ठीक है, पुहार कावेरी नदी के मुहाने के समीप समुद्र तट पर स्थित है। कहाँ पे है ये नदी का नाम लिख लीजिए, कावेरी नदी। इस टाइप से आप छोटा नोट इसके, इससे अपने लैंग्वेज में नोट्स में लिखिए, आप अपना लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। चलिए, यहाँ देखिए, मुचिरी है या फिर मुजिरिस, मुजिरिस या फिर मुचिरी। ठीक है, ये दोनों नाम है। मुचिरी केरल का एक पतन है, तो मुचिरी ब्रैकेट में केरल और पतन लिख लीजिए, पतन ऊपर में लिखिए और इन सबको लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे केरल बस लिखिए, ऐसे करके नोट्स बनाइए। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पतनों में से एक है, प्राचीनतम पतन। ठीक है, संगम साहित्य में मुचिरी पतन के पर काली मिर्च के लिए आने वाली रोमन जहाजों का वर्णन मिलता है। काली मिर्च को क्या कहा जा गया था, एक पीवाईक्यू में मैंने बताया था, उसका नाम आप लोग कमेंट करिए, क्या आपको याद है वो नाम, कि काली मिर्च का क्या उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में। हाँ, ये देखिए। और फिर वर्ष 1341 में मालाबार तट पर पेरियार नदी बेसिन में बाढ़ आने के कारण मुचिरी पतन विनिष्ट हो गया था। तो इतना आपको डिटेल नहीं जानना है, बस आप ये जानिए कि 1341 में क्या हो गया था, बाढ़ आ गया था पेरियार नदी में बेसिन में, और क्या हुआ था, इससे पतन हो गया था इसका। ठीक है गाइस, आप समझ पा रहे हैं। इस पतन के, यहाँ ध्यान दीजिए, इस पतन के अवशेषों को भारत की सबसे बड़ी संरक्षण परियोजनाओं में से एक मुजीरस, आवाज जा रही क्लियर गाइस, मुजीरस विराम विरासत परियोजना, है ना, मुजीरस विरासत परियोजना के तहत संरक्षित किया जा रहा है। तो ये अभी वर्तमान में कुछ चीजों को आपको नोट करना, करेंट अफेयर्स टाइप से कुछ है। और ये क्या है, ऑप्शन बी इसका सही है, आप ये समझ गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइस, आवाज वॉइस में क्लियर नहीं आ रही कि नहीं, कमेंट करिए। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथा वर्णन वटी वट, एक सेकंड गाइस, आवाज जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथा वर्णित वट वट किरुतल, है ना, वट करी किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। वट करितुल करी, एक मिनट, वट करी
करुतल है ना, वट करितुल। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको आप बहुत पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ टाइम पीरियड को देखना है कि संगम कविता, मैंने बताया कि संगम के जितने भी ऊपर में भी संगम साहित्य था, संगम कविता है, ये सब आपको क्या करना है, ये सब हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। संगम साहित्य कितना बार आपका रिपीट हो रहा है, इसकी कविताएं। तो यहाँ वट किरुतल जो है ये किससे प्रथा से संबंधित है, यहाँ समझिए आपका इसका राजाओं द्वारा महिला महिला अंगरक्षिका का को नियुक्त करना, नहीं ये तो नहीं था। राजाओं द्वारा महिला अंग रक्षिकाओं का को नियुक्ति करना, ये तो नहीं था। दूसरा क्या है, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन के विषयों पर विचार विमर्श करते हेतु एकत्र होना, इसके बारे में अलग से आपको बताया गया है कि ये अलग है। किशोरियों द्वारा कृषि युद्ध क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, क्या ये था, नहीं ना, ये भी नहीं था। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन है ना, आमरण अनशन, देखिए अनशन है ना, आनुष्ठानिक मृत्यु वरण कारण। तो ये जो है युद्ध पराजित में राजाओं का आमरण अनशन जो होता था, इसी के बारे में था ना, अनुष्ठानिक मृत्युकरण। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, ठीक है गाइस, यहाँ देखिए डी, ध्यान दीजिए ये है, ठीक है, आपको स्पष्ट हो रहा है। युद्ध में जो राजा पराजित हो जाते थे वो आमरण अनशन पर बैठते थे, आनुशानिक मृत्युवरण करना जो था ये इसी को संबंधित है इस शब्द से, ठीक है। वट किरुतल है ना, वट किरुतल, तो इन शब्दों को आपको याद रखना है। देखिए ये कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, मैं मान रहा हूँ कि ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन पेपर टफ आया था, ठीक है, पर क्या करना है, आपके लिए टफ है तो सबके लिए भी तो टफ है, ये बात आपको समझ आ रही है। तो आगे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए वट किरुतल है ना, वट किरुतल क्या है, आमरण अनशन को का एक करने का एक तमिल अनुष्ठान था, ठीक है, तमिल अनुष्ठान था। यह विशेष रूप से संगम काल में प्रचलित था। संगम साहित्य, संगम काल, ये आपको पढ़ना है अलग से, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ आना चाहिए। तमिल राजा अपने सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उत्तर दिशा के सम्मुख यह प्रतिज्ञा करते थे, वे युद्ध में कभी भी अपनी मृत्यु का सामना करने से वट करितुल है ना, वट किरुतल है ना, वट किरुतल पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। ये संकल्प लेते थे कि किस दिशा में देख के, आप ये सब थोड़ा बहुत याद रखिए कि उत्तर दिशा इंपॉर्टेंट दिशा होता है, आज भी हम लोग उत्तर दिशा को इंपॉर्टेंट मानते हैं। उधर देख के ये पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा अनुष्ठान करने का एक प्रक्रिया, यानी यह अनुष्ठान या तो अकेले अथवा बंद, या देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, यह अनुष्ठान या तो अकेले अथवा बंदी राजा के समर्थकों द्वारा एक समूह के रूप में किया जाता था, ठीक है, या तो अकेले या तो बंदी राजाओं के समर्थकों द्वारा एक समूह के रूप में किया जाता था। डी सही हो जाएगा इसमें, मैंने बताया आपको। आइए इसको देखिए, ये वाला फिर वही है, ये वाला वही है, एलिमिनेशन वाला खत्म जो किया था 2022 में, एलिमिनेशन इसमें आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। यहाँ देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, ठीक है। साहित्यिक कृति, यहाँ पर क्या है, साहित्यिक कृति और रचनाकार की, कौन सा साहित्य कौन सा रचनाकार है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये चीज एक बार और आया था यूपीएससी में, पीआईक्यू में, पिछले वर्षों में, पुराने वर्षों में देखे थे आपने, कुछ रिपीट हुए हैं कि नहीं देखिए, या फिर आपको क्या करना है, इन सब चीजों को आपको, नागार्जुन ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बिल्हन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक नाम देखिए, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से रचना कौन किया, ठीक है। तो ये बताइए कि देवी चंद्रगुप्त का बिल्हन ने किया है कि नहीं, ये कीर्ति है, साहित्य का नाम है, और ये रचनाकार है, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्त को बिल्हन ने लिखा था कि नहीं। हिम हिमरी महाकाव्य को कौन लिखा था ना, नयचंद्र सूरी। और यहाँ पर मिलिंद पन्न को कौन, नागार्जुन। नीति वाक्यामृत कौन, सोमदेव सूरी, है ना, आप समझ रहे। उपयुक्त उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमिलित है, बताइए, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, है ना, सभी चार। ये नहीं बताना कि एक या दो, एक या तीन, ये से नहीं बताना कि कौन सा और कितना सही है, सिर्फ ये बताइए एक सही है या दो सही है। ये आप देखिए ध्यान से, इसको पॉज करिए वीडियो को और देखिए, केवल दो, कितना इसमें भी, ये केवल दो, 2022 में भी आंसर केवल दो था, यहाँ पे भी दो को ही सही दिया है और दो को गलत दिया है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखिए आप मिला लीजिए, आप नोट्स में लिख लीजिए। देवी चंद्रगुप्त को कौन लिखा है, विशाखा दत्त। देवी चंद्रगुप्त को कौन लिखा है, विशाखा दत्त। देवी चंद्रगुप्त को विशाखा दत्त लिखा है, तो ये गलत हो गया, एक नंबर एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमीर महाकाव्य को कौन लिखा है, नरेंद्र चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य को नरेंद्र चंद्र सूरी, क्या ये लिखा हुआ है, नरेंद्र सूरी, यहाँ देखिए नरेंद्र चंद्र सूरी ना, ऐसा कुछ, हाँ ये सही है, ठीक है। और तीसरा क्या है, यहाँ देखिए तीसरा,
मिलिंदपन नागसेन लिखे हैं। मिलिंदपन किसने लिखे हैं? नागसेन, ऐसा लिखा है यहाँ। मिलिंदपन नागार्जुन लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला सही हो जाएगा, है ना। नीति वाक्यामृत कौन लिखा है? सोमदेव सूरी, ये बात आप समझ गए। यहाँ देखिए मैं फिर से बता दूं, है ना, इसमें क्या सोमवेद सूरी ने लिखा है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। और नीति वाक्यामृत, है ना, ये किसने लिखा है? सोमवेद सूरी। ये सारे ग्रंथों को क्या करिए आप, एक बात बताता हूँ इसको तैयारी का तरीका। साहित्य के जितने भी कृति है, साहित्य रचनाएं, वो आप लिखिए कॉपी में और उसके रचनाकार को लिखिए एक जगह, एक पेज में आपको ये अपना अलग से नोट्स बनाना है। प्राचीन भारत के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, आधुनिक भारत के संदर्भ में, ये चीज आपको चलेगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू अभी तक में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लिख के रखिए ताकि आपको एक हैबिट हो इन सब चीजों को कि कैसे अगर आ भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको समझ आ रहा है तैयारी कैसे करनी है, मैं जो जो कह रहा हूँ वो आपको करना है, ठीक है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है। आत्मा क्या है? जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, ठीक है। 4 नंबर हम लोग कर रहे हैं गाइस, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। आत्मा जंतु और पादप का नहीं है संपदा, ये आप समझ गए चीज, बल्कि शिलाओं, प्रवहित ज्वालधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी है। इन्हें धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते थे। बताइए इसके बारे में, पता है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपने पढ़ा है। यहाँ देखिए, बताइए इसमें से कौन है? उपयुक्त प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय का मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, बौद्ध परंपरा, है ना, जैन परंपरा, शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा। तो क्या है कि इसका क्या आंसर होगा, बताइए। देखिए, बौद्ध परंपरा क्या मानता था? बौद्ध परंपरा मानता था, ये आपने पढ़ा होगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ये चीजें मनुष्य आत्मा, ये नास्तिक संप्रदाय से है ना, लेकिन क्या है कि इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। शैव परंपरा तो नहीं होगा, ठीक है, वैष्णव परंपरा नहीं होगा, ये और ये में आपको अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं कि इन दोनों में सिर्फ एक ही परिभाषा था कि ये प्रकृति में भी मानता है, ठीक है, और ये प्रकृति में नहीं मानता है। तो ये क्या है कि हर जगह मानता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन परंपरा। ये आपने पढ़ा होगा, ये एक इजी क्वेश्चन था, बस ये आपने जानते होंगे आप। 4 का बी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए, तो यहाँ बता भी दिया गया है। जैन परंपरा के अंतर्गत माना गया है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है, जैसे आत्मा, जिसे आत्मा कहते हैं, ठीक है। आत्मा एक चीज है जो सभी में निहित है। जैसा कि आधुनिक जैन आचार्य गुरुदेव चित्र भानु लिखते हैं। आपको ये नाम थोड़ा सा मेंस में आपको काम आ जाएगा, इसलिए आप क्या करिए, इसको लिख के रखिए। गुरुदेव चित्र भानु का संबंध किससे है? जैन अनुयायी है ना, आधुनिक जैन है, जैन धर्म से संबंधित है। ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं है, यह सभी जीवित प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। जाति, रंग, पंथ या राष्ट्रीयता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी जीवन पवित्र के जीवन पवित्र है। छोटी चीज, चींटी या सूक्ष्मतम जीव सहित सभी स्तर पर मौजूद जीव का जीवन पवित्र है। ये चीजें पवित्रता पे बल दिया गया, ये बातें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और पौधा जैसे अस्थिर इकाइयों में भी आत्माएं होती है। ये दोनों प्लस पॉइंट है ना। और बौद्ध में ऊपर वाला सही है, लेकिन जैन में ये दोनों है, ठीक है, ये आप याद रखना है। जिसमें से सभी में एक ही भगवान या ग्रंथि स्पर्श की भावना है। इसके साथ ही गतिशील इकाइयों में आत्माओं के संवेदी अंगों में भिन्नताएं हैं। जैसे कीट में 2 ग्रंथियां, स्पर्श और स्वाद। चींटी में 3 ग्रंथियां, स्वाद, स्पर्श और गंध। ये आपको साइंस में भी काम आ जाएगा, तो ये लिखिए आप। कीट में कितनी ग्रंथियां, यहाँ समझिए, कीट में कितनी ग्रंथियां, हम लोग कितने चीज कर सकते, देखिएगा यहाँ समझ आ जाएगा आपको। कीट में कितनी ग्रंथियां? 2 ग्रंथियां, आप लिखिए इसको। स्पर्श और स्वाद का, चींटी में कितनी ग्रंथियां? 3 ग्रंथियां। स्पर्श भी कर सकता है, स्वाद और गंध भी, है ना। गंध से ही ना आपस में वो कोऑर्डिनेट करके चलता हुआ चींटी चला जाता है। और स्वाद तो है ही, उसका स्पर्श भी है। लेकिन कीट में क्या है कि स्वाद, स्पर्श है और स्वाद, इसमें गंध नहीं है, ठीक है। मधुमक्खियों में क्या है? 4 ग्रंथियां पाई जाती है। स्वाद भी है ना, स्पर्श है, स्वाद है, गंध है और दृष्टि भी है, क्योंकि वो फूलों को महक की ओर देखती है और वो जाती है ना उसको। तो गंध भी है, दृष्टि भी है, स्वाद भी है और स्पर्श भी है। जानवरों, यहाँ ध्यान दीजिए, जानवरों और मानव में 5 है। कितने? 5 है। ये आपको पता होगा 5 कौन कौन से हैं, आप लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण। तो हम लोग सुन सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सूंघ सकते हैं, हम लोग स्वाद कर सकते हैं और हम लोग स्पर्श छू भी सकते हैं। ये हम लोग का 5 गो है ना। आपने ये बहुत बेसिक पढ़ा होगा ये कभी बहुत पहले, है ना। अथन बी, अतः कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको बनाने की कोशिश करिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री ए एच लॉन्ग 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 हॉस्टर, है ना,
लॉन्ग हॉस्टर, एच लॉन्ग हॉस्टर, अलेक्जेंडर री, और क्या है, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स ब्रेक्स, और किस किस गतिविधि से जुड़े हैं ना, ये किस गतिविधि से जुड़े हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर इन नामों को देखिए, पुरातात्विक उत्खनन, पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देसी रजवाड़ों में गिरजा घरों की स्थापना, और औपनिवेशिक भारत में रेल निर्माण। तो बताइए कि इसमें क्या है, इसका इसका ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए, पुरातात्विक उत्खनन से। हिस्ट्री से का क्वेश्चन है और ये पुरातात्विक उत्खनन में लगे हुए थे। तो शुरुआत में ऐसा इनका नाम इसलिए ये है, इसका नाम देखिए, इन लोगों का नाम इसलिए आया क्योंकि शुरुआत में उत्खनन का कार्य अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था। आप ये समझ रहे हैं, ये सब हमारे भारतीयों द्वारा बाद में करने लगा। प्रथम भारतीय कौन थे ये लिखिए आप, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दो बार आगे रिपीट हो गया ना, उसमें आंसर भी यहाँ लिखा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, आइए यहाँ पर देखिए, आप लोग क्वेश्चन को ऐसे आंसर करने का प्रयास करिए, साथ में ए का ए आ गया, बी का, इसलिए मैं आंसर हटा के यहाँ पे आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप आंसर खुद करने का प्रयास करिए, ताकि आपको पता भी चले कि क्या कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो भाई, साथ में आप एक्टिवली काम करिए तब आप समझ पाएंगे। आइए देखिए व्याख्या देखते हैं। भारत में कार्य करने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री, है ना, अलेक्जेंडर के बारे में सुना, अलेक्जेंडर री को वर्ष 1903 से 4 में आदि चंचूलर में 9000 से अधिक वस्तुओं को खोजने का पता लगाने के लिए हुआ था। देखिए यहाँ पर इन्होंने इस टाइम पीरियड में इतना चीजों से अधिक पता लगाया था, ये आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप नाम याद रखें कि ये किससे संबंधित है। आप जब भी पढ़ते कोई नाम तो वो किससे संबंधित है ये आप वहां पर लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। ए एच लॉन्ग हॉस्टर्स चंद्र केतुगढ़ जो है ये बंगाल में खुदाई के लिए पुरातात्विकविद थे, बंगाल से संबंधित है और वहां पुरातात्विकविद है, बस इतना याद रखिए आप। रॉबर्ट सेवेल जो है, रॉबर्ट सेवेल टाइम पीरियड क्या है, 1845 से 1925, है ना, 1845 टू 1925, है ना। औपनिवेशिक भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट थे, क्या थे, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट। जब ये सब आपको ब्रैकेट में बताया जाएगा तो आप उसको लिख पढ़िए एनसीईआरटी में, ठीक है। वे इतिहास के विद्वान के साथ साथ ही तत्कालीन पुरातत्व विभाग के प्रभारी भी थे, ठीक है। जेम्स ब्रेक्स के बारे में सुनिए। जेम्स ब्रेक्स आप नोट कर रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जेम्स ब्रेक्स वर्ष 1872 में द इंडियन एटिकरी के संस्थापक और 19वीं शताब्दी में भारत के महत्वपूर्ण पुरातत्वविद भी थे, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको पुरातत्वविदों के नाम लिखना है, टाइम पीरियड लिखना है और कहाँ से संबंधित है ये लिखना है आपको, ठीक है। वाल्टर इलियट, है ना, वाल्टर इलियट के बारे में सुनिए। यह भारत में स्कॉटिश सिविल सेवक, पुरातत्वविद, मुद्रा शास्त्री एवं कलेक्टर थे। आप देख रहे कलेक्टरों के रोल उस वक्त कैसे हुए करते थे, ये पुरातत्वविदों से भी संबंधित है। कलेक्टर आज भी बहुत चीजों से संबंधित होता है, और ओवरऑल आप भी इसी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ही बनना है। उन्होंने वर्ष 1845 में अमरावती में खुदाई की, उनके कुछ खुदाई से प्राप्त स्रोत आज भी सरकारी संग्रहालय में मद्रास में चेन्नई में मौजूद है। तो आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये जानिए कि क्या वो ये पुरातत्वविदों का संबंध था और टाइम पीरियड, अगर आप जान पाए तो ये जानिए बस। गाइस आप लोग में से कितने का क्या ऑनर्स रहा था बीए में, है ना, ये बताइए आप लोग, किस सब्जेक्ट में आप लोगों ने बीए किया है ना, बीए या बीकॉम या बीएससी कुछ भी है ना, यूजी किया है आपने, ठीक है। और पीजी जिनका हो गया है या पीजी करना चाहते हैं, या बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में पीजी आप करना चाहते हैं, या फिर आप कब सीपीसी की तैयारी करिए, कमेंट करिए, जुड़िए मुझसे, जितना आप जुड़ पाएंगे कमेंट के माध्यम से उतना मैं सबको पर्टिकुलर गाइड करूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, आपने देखा, थैंक यू।